मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ग्रुप्स। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स, आगे कुछ पॉइंट्स, और लास्ट सेगमेंट जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, उनको डिस्कस करेंगे लास्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने पास जो यूनिट सेल्स हैं उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, और यूनिट सेल के टाइप्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो अपने पास इस तरह से दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन कि कोई भी कंपाउंड है, इन एनी कंपाउंड कंपोनेंट ए प्लेस्ड एट corner of unit cell and B placed at face of unit cell and component C placed at body center. ठीक है, then calculate the मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला डिटरमाइन करना है अपने को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला अपन ने कि ए जो कंपोनेंट है वो कहां पर है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे है। तो सबसे पहले पॉइंट अपने पास कि क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है उसकी वैल्यूज अपने को पता होना चाहिए। देखो मैंने आप लोग बताया था कि ये अपने पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है और क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉर्नर कितने हैं 8, और एक कॉर्नर के लिए वैल्यू कितनी होती है 1/8। फेस कितने होते हैं 6, और एक फेस की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सेंटर कितना होता है अपने पास, जिसको अपन बोल रहे हैं बॉडी सेंटर, 1, उसकी वैल्यू भी 1 होता है। एज कितने होते हैं, ये अपने पास एज है। ठीक है, टोटल एज कितने होते हैं 12 एज होते हैं, और एक एज जो है वो 4 यूनिट सेल के साथ कंबाइंड होता है। ठीक है, कल अपन लोगों ने जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया था वहां पर अगर तुम देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक एज जो है वो 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर करता है। तो अपने पास एक यूनिट सेल के लिए एक एज की वैल्यू कितनी होगी 1/4। ठीक है, सिंगल एज की वैल्यू कितनी होती है 1/4, सेंटर की वैल्यू 1, फेस की वैल्यू 1/2, कॉर्नर की वैल्यू 1/8। ये अपने पास कुछ कॉमन डेटा है जो अपने को दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पर आओ, कंपोनेंट ए कहाँ पर है भाई, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, कितने कॉर्नर होते हैं 8, ए कॉर्नर के लिए वैल्यू कितनी होती है 1/8, तो नंबर ऑफ ए पार्टिकल आ जाएगा। बी फेस ऑफ यूनिट सेल, टोटल फेस कितने हैं 6, और एक फेस की वैल्यू कितनी है 1/2। सी बॉडी सेंटर, एक सेंटर होता है। तो पार्टिकल्स कैलकुलेट करें अपन, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ गया 1, यहाँ कितना आया 3, यहाँ कितना आ गया 1। तो ये जो रेशियो आ रहा है जो अपने पास ए बी और सी कंपोनेंट का जो रेशियो आ रहा है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं कंप्लीट नंबर्स जो आ रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन होगी तो उसको कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कंप्लीट नंबर्स है इनको अपन इन कंपोनेंट, इन एलिमेंट्स के साथ अपन लिखते हैं, और जो अपने पास फॉर्मूला बनता है वो अपने पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो क्या बनेगा A1 B3 और C1। तो कंपाउंड क्या हो गया मेरे पास A B3C। ठीक है, बहुत आराम से क्लियरली देखा आप लोगों ने कि अगर कॉर्नर पे यूनिट सेल कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं तो अपन किस तरह सॉल्व करते हैं, फेस पे है ये आ गया, बॉडी सेंटर पे है ये आ गया, रेशियो निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया AB3C टाइप। क्लियर है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, सेकंड क्वेश्चन, कंपोनेंट P प्लेस्ड एट द 1/4 part of face and 1/2 part of corner, and component Q at the place at the
3-4 ages of unit cell. Then determine the molecular formula of compound. अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या किया अपन ने, बहुत सिंपल से लिखा है इसने। क्या बोला है इसने कि पार्टिकल P कहाँ पर है, 1/4 पार्ट ऑफ फेस। तो बताओ बच्चों पहले मेरे को कि टोटल अपने पास फेसेस कितने होते हैं, 6 फेस है, और 6 फेस है तो उसे कितने पार्ट में पार्टिकल है, 1/4 पे, यानी कंप्लीट 6 फेसेस पे पार्टिकल नहीं है। कितना है, 6 के 1/4 पार्ट पे है। तो मैंने 6 का 1/4 पार्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और साथ में हाफ पार्ट ऑफ कॉर्नर। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, लेकिन पूरे 8 कॉर्नर्स पे नहीं है, केवल किस पे है, हाफ कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितना आ गया, 3। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना आ गया, 4, ठीक है। ये क्या अपने पास नंबर ऑफ फेस, और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर। निकल गया। अब एक फेस के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और एक कॉर्नर के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1/8, ठीक है। तो 4 2 जा 8। अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। सॉल्व करें इसको अपन, तो एलसीएम कितना रहेगा, 2 आ जाएगा ना एलसीएम। तो अपने पास एलसीएम 2 आया, तो क्या आ गया ऊपर, 3 + 1, यानी 4/2 = 2। तो नंबर ऑफ पी पार्टिकल कितने हैं, 2 है। अब अपन बात करते हैं इसकी क्यू पार्टिकल। क्यू पार्टिकल कहां पर है, 3/4 एजेस ऑफ यूनिट सेल। तो अपन पहले क्या निकालें, नंबर ऑफ एज निकालें। टोटल होते हैं 12, उसका 3/4 पार्ट में पार्टिकल है, तो कितना आ गया, 4 3 जा 12, यानी 9 एज के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है। अब 9 एज पे पार्टिकल है, और एक एज के लिए एक यूनिट सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो ये कितना हो गया, 9/4 हो गया। तो अब देखो यहां पर P और Q का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है भाई, 2:9/4। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, कंप्लीट वैल्यू के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, तो मैंने इसको तो 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना आ गया, 8⁻9। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, P8Q9। ये अपने पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। क्या आया फॉर्मूला, P8Q9, ठीक है। क्लियर है, P8Q9 कैसे आया, पहले अपन ने कहा कि 1/4 पार्ट ऑफ फेस है, तो टोटल फेस होते हैं 6, उसका 1/4 निकाला। टोटल कॉर्नर होते हैं 8, उसका हाफ निकाला, ठीक है। फिर एक फेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉर्नर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ गई अपने पास 3/2 प्लस 1/2। सॉल्व किया इसको, तो नंबर ऑफ पी पार्टिकल कितने हो गया, 2 हो गया। क्यू के लिए निकाला अपन ने, नंबर ऑफ एज होते हैं 12, और 3/4 एज पे है तो 9 एज हो गए, और एक एज की वैल्यू 1/4 है। तो दोनों का रेशियो आ गया 2:9/4। सॉल्व किया इसको कंप्लीट नंबर्स में, तो 8:9 आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P8Q9, ठीक है। तो ये भी अपने पास जो है एक क्वेश्चन बन गया इसका। और देखें अपने पास, सपोज करो अपने पास क्वेश्चन इस तरह से आया, हाउ मैनी पार्टिकल्स in unit cell when two particles present at every diagonal
every body diagonal and corner of unit cell। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कैलकुलेट करना है, किसमें, यूनिट सेल में। कब, जब दो पार्टिकल प्रेजेंट है एवरी बॉडी डायगोनल पे और कॉर्नर पे। अब सबसे पहली बात है कि भाई बॉडी डायगोनल होता क्या है। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है, ऐसा डायगोनल लेते हैं अपन जो सेंटर से होकर निकले। जैसे ये अपने पास यूनिट सेल है, इसके ये दो पॉइंट हैं, इनके लिए जो डायगोनल आएगा वो कहां से आएगा, सेंटर से होकर आएगा। ऐसे ही ये डायगोनल है, इसका पॉइंट भी कहां से होकर जाएगा, सेंटर से। ये डायगोनल है, इसका पॉइंट भी कहां से हो जाएगा, सेंटर से। ये डायगोनल है, इसका पॉइंट भी कहां जाएगा, सेंटर से। तो अपने पास अपन क्या करते हैं, जैसे रूम है तो रूम के अंदर अपन क्या करेंगे, ये कॉर्नर ऊपर जो राइट साइड का कॉर्नर है उसको लेफ्ट साइड के बॉटम कॉर्नर से मिलाएंगे अपन, और इसका जो लेफ्ट टॉप का जो कॉर्नर है उसको राइट साइड के बॉटम से। ऐसे ही बैक साइड के लिए अपन करेंगे। तो अपने पास टोटल जो डायगोनल्स है, बॉडी डायगोनल है, वो कितने हैं अपने पास, 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। अब इसने क्या कहा कि हर डायगोनल पे कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं। तो टोटल जो बॉडी डायगोनल है वो कितने हैं अपने पास, बाई बॉडी डायगोनल है 4, और हर डायगोनल कितने पार्टिकल है, 8। और साथ में कहाँ है पार्टिकल, कॉर्नर्स पे हैं। तो कॉर्नर के लिए वैल्यू कितनी होती है, 8 मल्टीप्लाई 1/8। तो टोटल कितना आ गया, 8 + 1 = 9। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे कि भाई यूनिट सेल जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कितने होंगे, 9 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। रीजन, क्योंकि बॉडी डायगोनल पे 2 पार्टिकल्स हैं और टोटल डायगोनल्स होते हैं 4, तो 8 हो गया। कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, कॉर्नर्स होते कितने हैं, 8 कॉर्नर्स, एक कॉर्नर की वैल्यू 1/8, कितना आ गया अपने पास, 9। ठीक है, तो ये अपने पास एक टाइप हो गया क्वेश्चन का। बहुत आराम से समझना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। हालांकि अपने पास आरबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते इस चैप्टर में से, बट सीबीएसई में आता है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन उसके अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके चलना है कि जब अपने पास न्यूमेरिकल्स करता है तो अपने कंसेप्ट जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। चलो देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो मैंने यहां पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया, ये मेरे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ये मेरे पास कोई पार्टिकल है जिसका अरेंजमेंट शो किया हुआ है,
और दूसरे पार्टिकल जो है उसका अरेंजमेंट इस तरह शो किया हुआ है। ठीक है, यहां पर अपन लिख दिया कि ये सपोज ये जो है ये पार्टिकल ए है और सेकंड जो है ये पार्टिकल बी है। देन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो ए है उसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ए पार्टिकल्स कहां पर अरेंज है, बहुत आराम से देखना। ए पार्टिकल कहां पर अरेंज है, ये जो रेड कलर है ये ए पार्टिकल है, कहां पर अरेंज है, देखो ये मेरे पास एज है और ये एज का क्या है, सेंटर है। ये एज है, एज का सेंटर, एज का सेंटर, एज का सेंटर। अगर इसको कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अपन यूनिट से ले लें तो पार्टिकल कहां पर है, एज के सेंटर पे है। देखो ये भी एज का सेंटर है, ये भी एज का सेंटर, ये भी एज का सेंटर है। ठीक है, तो पार्टिकल ए कहां पर है, एज के सेंटर पे है। और टोटल एज कितने होते हैं, 12। तो देखो क्या 12 एज पे है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस के ऊपर पार्टिकल ए है। और कहां पर है ये, बिल्कुल सेंटर में। अगर ये अपने पास एक यूनिट सेल है तो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो कंपोनेंट ए जो है वो पार्टिकल ए जो है वो कहां पर है, एक तो एज के सेंटर पे है और एज के लिए वैल्यू कितनी होती है 1/4। दूसरा वो बॉडी के सेंटर पे है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब पार्टिकल बी की बात करते हैं अपन। पार्टिकल बी कहां पर है, देखो बेटा ये सारे क्या है, कॉर्नर्स है ना, तो इसका मतलब पार्टिकल बी कहां पर है, कॉर्नर्स पे है। और कॉर्नर कितने हैं, 8 है और वैल्यू कितनी होती है 1/8। और ये क्या है भाई, ये अपने पास फेस का सेंटर है। ये ऊपर वाली लेयर है, उस ऊपर वाली लेयर का सेंटर पॉइंट फेस का क्या है, ये है। ये फेस का सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। इसका मतलब पार्टिकल बी कहां पर है, फेस के सेंटर पे। टोटल फेस कितने हैं, 6 है और एक फेस के लिए वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो यहाँ पर ए और बी पार्टिकल जो है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें अपन, कितना आ गया 4 3 12, 3 + 1 = 4। यहाँ कितना आएगा 2 3 6, 3 + 1 = 4। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या है 4:4, यानी ये किस टाइप का क्रिस्टल हो गया, ए बी टाइप का क्रिस्टल हो गया। ठीक है, 4 का रेशियो निकाल लिया, 4 1 1, 4 1 1, तो ए बी टाइप क्रिस्टल हो गया। ये जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है ये किस में होता है, सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल अरेंजमेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्रिस्टल अरेंजमेंट किस में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है। अब अगर मान लो ये कहें यहाँ पर कि ये जो सोडियम आयन है, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, एक दूसरे को टच करते हुए हैं। तो बताओ ये जो सोडियम आयन है ये कितने क्लोराइड आयनों के साथ कांटेक्ट में है। तो देखो फेस के सेंटर पे ये भी इसको टच में रहेगा, ये भी इसके टच में है, ये टच में है, ये टच में है, ये। तो यहाँ पर सोडियम आयन जो है वो कितने क्लोराइड आयन के साथ कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सोडियम आयन 6Cl आयन के साथ कांटेक्ट में है। क्लियर है। अब ऐसे अगर अपने पास ये कहें कि Cl आयन जो है, क्लोराइड जो है वो कितने सोडियम आयन के साथ कांटेक्ट में है, तो देखो बेटा ये Cl ले लिया मान लो मैंने, तो 1 2 3 4 5। और अगर इसी स्ट्रक्चर को आगे अपन एक्सटेंड कर दें तो यहाँ जो सोडियम आयन है उसके साथ भी क्या होगा, ये Cl कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम 6Cl के साथ कांटेक्ट में होता है और Cl जो है वो 6 सोडियम आयन के साथ कांटेक्ट में होता है। क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में कोई भी पार्टिकल जितने अदर पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में है, टच करता हुआ प्रेजेंट है, वो उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर।
ठीक है, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कि कोई भी पार्टिकल जितने अदर पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में होता है, उनके साथ टच करता हुआ होता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, और सी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होता है, ठीक है, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब अगर आप लोगों से कोई कहे क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है, और उनके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करो यूनिट सेल में, तो क्या करेंगे अपन कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन कहां पर होता है? सेंटर पे और एज के सेंटर पे, और Cl कहां होता है? कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, ठीक है। तो ये अपने पास एक और क्वेश्चन बन गया अपने पास, अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखें, अगर सपोज करो अपने पास कोई स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे हैं, और फेस के सेंटर पे है, ठीक है, पार्टिकल्स कहां पर है? कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे है। अब अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ये जो अपने पास यूनिट सेल है, इसमें दो अपोजिट फेस को अगर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, दो अपोजिट फेस को रिमूव कर दिया जाए, तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? ठीक है, दो फेस रिमूव करने हैं केवल अपने को, ठीक है, फेस रिमूव कर दिया साहब मैंने, अगर मैं इस फेस को रिमूव कर दूं तो इस फेस को रिमूव कर दिया मैंने यहां से, और यहां से इस फेस को रिमूव कर दिया। फेस रिमूव करने का मतलब ये पूरी वॉल जो है वो यहां से हट जाएगी, हटेगी ना भाई, ये पूरी वॉल हटा दिया मैंने यहां से, एक फेस रिमूव हो गया। ऐसे ये सेकंड फेस रिमूव कर दो अपने पास, ये मैंने सेकंड फेस जो है उसको भी यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है, हो गया रिमूव अपने पास, ये यहां से रिमूव हो गया, फेस रिमूव कर दिए, ठीक। तो अब बताओ यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचे? तो अब देखो यहाँ पर कॉर्नर जो है, अब कितने कॉर्नर है? कॉर्नर तो वही 8 के 8 है अपने पास, फेस रिमूव हो गया लेकिन ये पॉइंट तो एज इट इज रह गया अपने पास, तो कॉर्नर तो 8 है, ठीक है, लेकिन अब फेस कितने रह गए? केवल 4, 1 2 3 और 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ पर अपन लिखें 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ फेस केवल 4 है, तो कितना आ गया? 1 + 2 = 3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रह गए? 3 पार्टिकल रह गए। अब अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि पार्टिकल जो है वो एज के सेंटर पे भी था, तो अब अपने पास कितने एज कम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एज कम हो गए अपने पास। अगर मान लो एज के सेंटर पे भी होते पार्टिकल, तो अपने पास टोटल एज जो है वो कितने कम हो गए? 8 एज जो है वो अपने रिमूव कर दिए, तो अब बचे कितने? 1 2 3 4, ठीक है, 4 बचे, और एक एज की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है, तो टोटल पार्टिकल कितना आ गया? 1 आ गया। तो अब अगर अपने पास ये कहते हैं कि पार्टिकल इस जगह पे थे, तो पहले कितने थे? पहले तो इतने थे भाई कि 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 12 मल्टीप्लाई 1/4, इतने पार्टिकल्स थे पहले, क्योंकि पार्टिकल कॉर्नर पे भी था, एज के सेंटर पे भी था और फेस के सेंटर पे था। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे अपने पास? यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3, टोटल कितने हो गए? 4, 4 + 3 7 पार्टिकल। और अब कितने पार्टिकल रह गए? ये आ गया 3 और ये हो गया 1, टोटल पार्टिकल कितने रह गए? 4 रह गए। तो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन चलेगा अपन लोग, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फेस रिमूव कर दो, एज रिमूव कर दो, कॉर्नर रिमूव कर दिया, तो उस केस में अपने को पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद इसको देखना है। समझ में आ गया? मेरे हिसाब से शायद कल का जो टॉपिक था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो थी वो अपने पास क्लियर हो चुकी है। और लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि AgBr जो है वो आयनिक कंपाउंड है
या कोवलेंट है या मेटेलिक है। एट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे अगर बात करें तो AgBr हमेशा आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक सॉलिड है। कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक पॉसिबल नहीं है, केवल अपन आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर्स जो है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो AgBr जो है वो आयनिक सॉलिड होगा, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसमें सिल्वर पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड डाउट था कि HBr जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या? नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर यहाँ पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो ये एलिमेंट्स जो है यही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। Br जो होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर HBr जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स शो करता है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन था कि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स के एग्जांपल, तो बेसिकली इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स जो होते हैं वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, बट नॉन आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल अपन यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर अपन आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट में या जहां भी अपने पास इंटरस्टेशियल डिफेक्ट होगा वो सब के सब एग्जांपल उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल्स थे AgCl, AgBr, AgI, ये सब के सब एग्जांपल किसके होंगे? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट के होंगे। ठीक है, तो आई थिंक जितने भी अपने पास डाउट्स थे वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अगर और भी कोई डाउट हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे को कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।